देखिए अब हम लोग पिछली कक्षा में हम लोग मूल कर्तव्यों तक पहुंच गए थे, चले गए थे भाग 4 को। अब इसके बाद का जो जितने भी आपको भाग पढ़ने हैं वो भाग अब हम ऐसे नहीं पढ़ा जाए। अब जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सब इसी में आएगा, वो भी इसी में आएगा, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आपको हम बता दे रहे हैं और इसी अनुसार अब अपनी तैयारी आप लोग कर लीजिए। ठीक है, हम लोग अब थोड़ा जल्दी चला जाए। तो आइए आज हम लोग एक तरह से अब हमारे देश में जो भी कार्यपालिका काम करती है, व्यवस्थापिका जो है वह किस प्रकार से अपने कार्यों में बंटवारा किए हैं, कैसे इस देश का प्रशासन चलता है। अब मतलब क्या, अब हमारी पॉलिटी, अब हमारी जो पॉलिटी है अब वह पॉलिटी प्रशासन में अब जा रही है। अब प्रशासन होगा, क्या होगा, अब हमारा शासन व्यवस्था होगा। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग आते हैं शासन व्यवस्था। हमारा लोकतंत्र किस सिद्धांत पे काम करता है, तो हमारा लोकतंत्र है, यह कहता है लोगों का शासन है। क्या है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है यहाँ लोगों का शासन है। ठीक है ना। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं प्रशासन है अगर, तो प्रशासन में सरकारें होती है। सरकार के कौन अंग हैं, तो सरकार के मुख्यतः 3 अंग हैं। तो कौन कौन से अंग हैं समझ लीजिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग बेटा, आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है, सरकार के कुल कितने अंग होते हैं, 2 4 3 5 3। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब ये तीनों लोग मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं, कानून लागू कराते हैं और कानून के अनुसार लोगों के साथ न्याय करते हैं या कानून का पालन करवाते हैं। ठीक है, ये सभी लोगों का कार्य बटा हुआ है, इसी को अनुच्छेदों में अब पढ़ा जाता है। ठीक है ना, कार्यपालिका के अनुसार अब आगे अनुच्छेदों में पढ़ा जाएगा। तो हम इस पैटर्न पे अब पढ़ते हैं। तो हमारे देश में शासन चलाना है, क्या चलाना है बेटा, शासन चलाना है। तो शासन के सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और। तो देखो ये हो गया सरकार के अंग। तो केंद्र में अलग सरकार होती है और राज्य में अलग सरकार होती है। ठीक है ना, केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है। क्यों, इन कार्यों के लिए कौन किस कार्य को करेगा, कौन किस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कौन से ऐसे कार्य होंगे जो दोनों लोग मिलकर करेंगे। तो इन्हीं शक्तियों का बंटवारा संघ और राज्य, संघ मतलब केंद्र, हालांकि संघ केंद्र शब्द नहीं है, हमारे यहाँ संघ शब्द है। क्या है, संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वह बंटवारा हमारे संविधान में किया गया है। इन्हें सूचियां कही जाती है। क्या कही जाती है बेटा, सूचियां कही जाती हैं। तो 3 सूचियां तैयार हैं जिसमें संघ और राज्यों के शक्तियों का क्या हो, उसमें शक्ति दिया है, लेकिन एक तरह से जान लो कार्यों का बंटवारा, किस काम को संघ करके करेगा और किस काम को राज्य करेगा, और कौन सा ऐसा काम होगा जो संघ और राज्य दोनों मिल के करेंगे, एक नहीं करेगा। तो इन सूचियों को समझ लीजिए, 3 सूचियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची। का मतलब इस पर केंद्र कानून बनाएगा, और केंद्र में कानून कौन बनाएगा, संसद। कौन बनाएगा, संसद कानून बनाएगा। संघ सूचियों के जितने भी विषय होंगे, आपको हम बताएं कितने विषय थे, 97 विषय हैं, और इस किताब में बहुत अच्छे से दिया है, ऐसे ही उठा के पूछ देगा, एक बार जाके पढ़ लेना बेटा, डायग्राम से बना के दे दिया है। ठीक है ना, कि संघ सूची का क्या क्या विषय, जैसे रेलगाड़ी, जैसे हमारा पूरा क्या हो गया, रेल विभाग पूरा कौन, संघ देखता है। जल परिवहन, हवाई जहाज, रेल मार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा और संचार साधन, डाक और तार, ऐसे कुल 97 विषय हैं जिस पर केंद्र काम करता है, जिस पर केंद्र काम करता है। और वहां का कानून कौन बनाता है, संसद। कौन बनाता है, ऐसे ही राज्य सूची देखो, राज्य सूची में कुल कितने विषय थे, 61 कि 66, 61। ठीक है, चलो 61 है, और इन पर कानून कौन बनाता है, विधान। एक बार गूगल भी कर लेना आप लोग। ठीक है, और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। ये आपसे पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन बस ये डायग्राम से जरूर पूछेगा। क्या पूछेगा हम बता रहे हैं, शिक्षा की सूची का विषय है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, क्योंकि शिक्षा से संबंधित हो तुम लोग तो शिक्षा ही पूछेगा। इसमें देखो राज्य सूची का विषय क्या क्या दिया है, राज्य सूची, पुलिस, स्वच्छता, मत्स्य पालन, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, बताया था कृषि, पशुपालन, निचली अदालत, कारागार जेल, और सड़कें। क्या, सड़कें, ये सब चीजें क्या हैं, किसके हैं, सड़कें में मतलब आपकी सड़कें, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे नहीं,
नेशनल हाईवे किसका विषय है? केंद्र का। किसका है? ऐसे ही समवर्ती सूची का विषय आ जाइए। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून ये दोनों मिलकर बनाएंगे। क्या करेंगे? दोनों मिलकर बनाएंगे। कौन कौन? जैसे चिकित्सा। चिकित्सा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। वन फॉरेस्ट समवर्ती सूची का विषय है। विवाह समवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है। पुस्तकें, शिक्षा, उद्योग, बिजली, परिवार और धार्मिक संस्थाएं, ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? शिक्षा, वन। शिक्षा और वन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं। तो कार्यों का हालांकि क्या है? नाम शक्तियां दिया है, लेकिन इस पे आपको अधिकार है, इन्हीं क्षेत्रों पर आप काम कर सकते हैं। तो आप ये बताइए, अगर मान लो आप कुछ बनते हैं तो किन काम को आप करेंगे और किस काम को आप नहीं करेंगे, ये कैसे होगा? जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ था, संसद में पहुंचे हुए एक नेता संसद में शिक्षा पर सवाल उठाए। तो शिक्षा का तो मान लिया गया, लेकिन उन्होंने राज्य सूची का विषय उठा दिया। तो जब राज्य सूची का विषय उठा दिया तो वहां पर स्पीकर साहब ने कहा कि ये राज्य सूची का विषय है, इस पर यहां चर्चा नहीं होगी, आप बैठ जाइए। तो राज्य सूची का विषय होगा तो कहां पर चर्चा होगा? विधानमंडल में, विधानसभा और विधान परिषद में होगा। लोकसभा राज्यसभा में नहीं हो सकता है। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा विषय केंद्र की सूची में है और कौन सा विषय राज्य की सूची में है। ये जो भी ट्रेनें चल रही हैं, जो भी प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, जो भी उनमें नौकरियां हैं, वो सारी नौकरियां राज्य सरकारें नहीं देंगी। कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र में देख लो बेटा, समझ में आ गया? शक्तियों का बंटवारा, लेकिन शक्तियों मतलब यहाँ पे क्या? कार्यों का बंटवारा। क्या? सिंचाई पूछ सकता है। सिंचाई किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है सिंचाई, ठीक है ना। ये राज्य के सरकारें इसके लिए कानून बनाएंगी, लेकिन अगर यही बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, तो यहां पर केंद्र काम करेगी, ठीक है। आइए आते हैं। तो केंद्र में व्यवस्थापिका मतलब कार्य बता देते हैं। व्यवस्थापिका का क्या काम है? कानून बनाने का। क्या काम है? तो व्यवस्थापिका कानून बनाना, देख ही रहे हो कौन बना रहा है? संसद। और यहाँ पर विधानमंडल। तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका का क्या काम है? कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम है? कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का क्या काम है? कानून पालन करवाना, ठीक है ना। पालन करवाना या कानून के अनुसार न्याय करना, ठीक है ना। तो आइए अब समझ लेते हैं। केंद्र में कानून बनाने का काम कौन करता है? तो संसद। कौन करता है बेटा? संसद के अभी पढ़ेंगे संसद के 3 अंग, इसके बाद के अभी स्लाइड में। संसद के मुख्यतः किताब में 2 अंग दिए गए हैं, लेकिन हम उनको राष्ट्रपति कार्यपालिका में कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन हम लोग व्यवस्थापिका में ही देखेंगे, ठीक है ना। हालांकि वो कार्यपालिका वो काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। आइए, संसद के बाद कार्यपालिका में केंद्र में कौन होता है? केंद्रीय मंत्री परिषद। जो मंत्री चुने गए हैं, तो केंद्रीय मंत्री परिषद के लोग जो मंत्री होंगे वो लोग क्या काम करेंगे? कार्यपालिका का काम करेंगे। मतलब क्या? कानून लागू करवाने का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? कानून लागू करवाने का। और अगर कानून को लागू करने में कोई समस्या आ रही है या फिर कानून में कोई त्रुटि है, लोग उससे क्या हो रहे हैं? प्रताड़ित हो रहे हैं, या लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं, उसकी गलती किसी के द्वारा हो जा रही है, तो न्यायपालिका का काम है कि वह क्या करे? न्याय करे या कानून का पालन कराए। तो कानून का पालन कौन कराएगा? कानून का पालन कौन कराएगा? न्याय प्रदान करना, कानून का पालन कराना या न्याय प्रदान करना, लागू कराना या ये भी पालन कराना, ये भी हो जाएगा न्याय देना। क्या देना बेटा? न्याय दिलाना या न्याय देना, ठीक है ना। ये याद रखना। अब आइए समझते हैं। तो केंद्र में कौन न्याय दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन देता है? तो इसको देखो, इसमें कंफ्यूजन हो जाओगे तुम लोग, इसीलिए याद रखना सुप्रीम कोर्ट। इसको क्या बोला जाता है? और सुप्रीम कोर्ट कहां है भारत में? दिल्ली में। सुप्रीम, ठीक है ना। तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इसको बोला जाता है। और भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, वो भी कहां? दिल्ली में। अब आ जाओ, राज्य में कौन क्या करता है? राज्य में कानून बनाना कौन करता है? विधानमंडल। विधानमंडल के भी 3 अंग हम देखेंगे। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। हालांकि राज्यपाल किसमें आ जाते हैं? कार्यपालिका में आ जाते हैं। तो विधानमंडल समझ में आ गया। उसके बाद राज्य मंत्री परिषद होंगे, जो भी मंत्री सेलेक्ट किए गए हैं वो क्या काम करेंगे? कानून बनाने का काम करेंगे। क्या करेंगे? कानून को लागू कराने का काम करेंगे। क्या करेंगे? कानून को लागू कराने का काम करेंगे राज्य मंत्री परिषद। और कानून के अनुसार न्याय करना या कानून का पालन करवाना कौन करेगा? तो राज्यों में
उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। क्या कहा जाता है इसको बेटा? इसको सुप्रीम कोर्ट, और इसको हमारे भारत में कुल 24 हाई कोर्ट हैं। कितने कोर्ट हैं? 24 हाई कोर्ट। हमने ये बता दिया कि केंद्र में व्यवस्थापिका का काम क्या था। केंद्र में व्यवस्थापिका कौन थी? संसद थी, जिसका काम मुख्यतः क्या था? कानून बनाने का था। ठीक है ना। तो आइए हम लोग केंद्र में, अभी राज्य में पढ़ा जाएगा, केंद्र में कानून बनाने का काम कौन करता है। तो कानून बनता है, प्रोसेस में रहता है, और कहां से कानून, किनके बाद से वह कानून पूरी तरीके से लागू हो जाता है, इस सबको मिला के अगर देखा जाए तो संसद की चर्चा हमारे के संविधान के किस अनुच्छेद में है? 79 में है। ये पूछा जाएगा, ये देख लेना। तो संसद का आते हैं तो अनुच्छेद 79 में है संसद की चर्चा। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं। वास्तव में आपकी पुस्तक में या संसद के मुख्यतः 2 ही अंग माने जाते हैं। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि अब व्यवस्थापिका नहीं, राष्ट्रपति जी को क्या मान लिया जाता है? कार्यपालिका मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? आपकी किताब में कार्यपालिका से शुरुआत किया गया होगा, राष्ट्रपति जी से, लेकिन हम लोग राष्ट्रपति जी को यहां पर समझेंगे अभी। हालांकि राष्ट्रपति जी को पढ़ेंगे उतना देखा जाएगा, लेकिन क्यों हम कर रहे हैं समझिए। कोई भी जो विधेयक होता है, ठीक है क्या, कोई भी जो विधेयक होता है, कोई भी कानून बनाने में संसद में विधेयक पारित किया जाएगा। इसमें 2 तरह के विधेयक होते हैं। कोई भी जो बिल होता है वह 2 तरह का होता है। एक साधारण बिल होता है। क्या होता है बेटा? एक साधारण विधेयक होता है और एक धन विधेयक होता है। क्या होता है बेटा? धन विधेयक होता है और साधारण विधेयक होता है। जो साधारण विधेयक होता है, किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में पारित हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन धन विधेयक, याद रखना, धन विधेयक केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा या निम्न सदन में ही पारित होगा। वह पारित होने के बाद उच्च सदन में चर्चा के लिए भेज दिया जाएगा, लेकिन वहां पर इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। साधारण विधेयक को कहीं भी पारित करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुधार भी करना होगा तो हो सकता है कि उच्च सदन या फिर राज्यसभा में से कोई भी संदेश दिया जाए, कोई भी सुधार की बातें कही जाए तो उसको सुधार कर सकते हैं। लेकिन धन विधेयक लोकसभा में ही पारित होता है। याद रखना, यह पूछा जाएगा, धन विधेयक कहां पारित होता है? लोकसभा में या निम्न सदन में। तो लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में जाएगा लेकिन केवल चर्चा होगा। किसी भी प्रकार के संशोधन की अगर बात वो करते हैं या कहते हैं नहीं ये बिल पूरी तरीके से गलत है, इसे पारित नहीं होने दिया, ऐसा संभव नहीं है। साधारण विधेयक को कहीं भी पारित करिए, चर्चा होना है और सुधार भी होना है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में। लेकिन ये सारे विधेयक जो होते हैं वह अंततः राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ही, क्या, महामहिम, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम के आगे महामहिम लगाया जाता है। ठीक है ना, ये याद रखना। तो हम राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षर या सहमति के बाद ही वह बिल लागू होता है। इसीलिए हम व्यवस्थापिका के अंदर राष्ट्रपति महोदया को भी रख, अभी तो राष्ट्रपति महोदया है ना, क्या नाम है, महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का सहमति अत्यंत आवश्यक है, इसलिए हम व्यवस्थापिका में रख रहे हैं। हालांकि यह किसमें है? कार्यपालिका में आएंगी। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि ये संसद के अंग हैं, 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, आइए। और किससे संबंधित है? अनुच्छेद 52 से। किससे संबंधित है बेटा? अनुच्छेद 52 आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। संसद 79, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से संबंधित है। अब कुछ और बातें, इसको हम लोग लास्ट मिसलेनियस में देख लिया, कौन किसको त्याग पत्र देता है, शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है, वो बात की चर्चा। आइए अब आते हैं व्यवस्थापिका का जो मुख्य अंग है लोकसभा और राज्यसभा, उस पर चर्चा करते हैं। लोकसभा जहां धन विधेयक क्या होता है? पारित होता है। राज्यसभा केवल इस पे चर्चा कर सकती है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। और भाई बस याद कर लो, अब धन विधेयक क्या होता है, अब ये साधारण विधेयक क्या होता है, आप न जानिए, बस इतना जानिए। धन मतलब पैसा, समझ है ना। तो धन विधेयक को समझ लो, लोकसभा के लोग करेंगे। ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं, विपक्ष के नेता बैठते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य सदन एक तरह से होता है ये, तो इसलिए इसमें धन विधेयक इसमें होता है। आइए अब आते हैं लोकसभा या निम्न सदन इसे कहा जाता है। कह निम्न रहे हैं लेकिन काम यही होता है, कह निम्न रहे हैं लेकिन बड़े बड़े काम यही होते हैं। याद रखना, यह एक अस्थायी सदन है, क्योंकि इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा की बैठक साल में 2 बार, वह दोनों के मध्य 6 माह का अंतर होता। यह 2 बार ही बैठक होगा साल में। क्या होगा? यह बैठक साल में 2 ही बार होता है, लेकिन एक बैठक के बाद जब दूसरा बैठक होगा तो उन दोनों बैठकों के बीच कितने समय का अंतर होगा? 6 महीने का।
ठीक है ना। तो इसे अस्थायी सदन कहा जाता है, बीच में ब्रेक भी होता है। सदस्य इसके क्या होते हैं, तो जो कितने सदस्य होने चाहिए, जैसे हमारे लोकसभा का, हमारे संसद को देखा है ना, पार्लियामेंट को, तो वो लोकसभा का जो सदन है, लोकसभा के सदन में आपने देखा होगा कुर्सियां लगी हैं, ठीक है ना, वो कुर्सियां बनी है, उसमें कुल पहले मूल संविधान में हमारे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 500 मानी गई थी। कितनी मानी गई थी, जिसे वर्तमान में बढ़ा के 552 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया बेटा, 552 लोकसभा सीटें वर्तमान में हैं, और मूल संविधान में कितनी सीटें थी, 500। अब इन 552 सीटों का बंटवारा हुआ है, कितना कैसे भरा जाएगा। जैसे मान लो कोई नौकरी आई, तो नौकरी आई तो कहा जाएगा 40% अनारक्षित है, 10% ईडब्ल्यूएस है, 27% ओबीसी है, बाकी SC ST का जो भी कैटेगरी से डिवाइड किया गया। सीटें क्या हैं, आरक्षित हैं। जैसे महिलाओं के लिए भी बाकायदा आरक्षण है कि संसद में इतनी सीटें महिलाओं द्वारा भरी जाएंगी, और वो भरी जाए या न भरी जाए, लेकिन उस सीट पर केवल महिला ही बैठेंगी। जैसे बस में जाते हो तो बस में कहा जाता है आरक्षित सीट महिलाओं के लिए, उस सीट पर केवल महिला बैठेगी, लेकिन वहां पर पुरुष भी बैठ जाते हैं। ये होना नहीं चाहिए। आइए, तो हमारा वर्तमान संविधान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं बेटा, लोकसभा में एक सभा है जिसमें 552 लोगों की सीटें बनाई गई हैं, जो विभिन्न अपने राज्यों के क्षेत्रों से क्या है, चुन चुन के आए हुए हैं सांसद, और क्या वो अपनी स्थानीय समस्याओं को लेकर आए हैं, बैठे हैं। उन्हें मौका दिया जाएगा, सभा अध्यक्ष द्वारा दिया जाएगा, वो बोलेंगे, कम समय में अपनी सारी बातें रखनी होगी। जब वो बात रख लेंगे तो उसे पक्ष और विपक्ष के लोग बातें रखेंगे, तो फिर क्या होगा, सरकार में आई हुई पार्टी, सरकार किसी की नहीं होती है, पार्टी जो जीत जाती है वही सरकार कही जाती है, ठीक है। तो वहां पर बैठा हर एक व्यक्ति, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सभी सरकार है, सभी क्या है, क्योंकि सबका उत्तरदायित्व है, क्या, सबका उत्तरदायित्व है यहां पर क्या, अपने क्षेत्र के विषयों के बारे में क्या करें, चर्चा करें। सरकार, इसका मतलब यह नहीं कि जो जीता है वही सरकार है, जो जीत कर गया है चाहे वो विपक्ष का ही क्यों ना हो, वो भी सरकार है, वो भी काम करने में मदद कर रहा है, वो भी जनता की आवाज उठा रहा है। तो आइए अब जानते हैं जो भी वो 552 सीटें होंगी किस प्रकार से बंटवारा किया गया है। 552 में से लगभग 530, लगभग नहीं एग्जैक्ट 530 सीटें डायरेक्ट निर्वाचन से आए हैं। कैसे, प्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसे बेटा, प्रत्यक्ष, इसमें जान लेना, ये प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, इसे जनता वोट देती है, यह लोकतंत्र का स्तंभ है, यहां पर जनता ने उन्हें वोट देकर भेजा है। अभी आप जाएंगे कि राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं वो जनता द्वारा चुने नहीं हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से बैठे गए हैं। जनता ने जिन्हें चुन के भेजा है, उन लोगों ने कुछ लोगों को चुना है जो राज्यसभा में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जनता ने उन्हें डायरेक्ट नहीं चुना है। इसीलिए राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है, लेकिन लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव है, एक लोकतांत्रिक चुनाव है। क्या है, हालांकि सारे चुनाव लोकतांत्रिक है, राष्ट्रपति का भी चुनाव लोकतांत्रिक है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी सदस्य चुन के जाते हैं विधानसभा में भी, वे सभी लोग जनता के द्वारा चुन के गए हैं। जनता के लोकसभा विधानसभा में जनता के द्वारा लोग चुन के गए। हमने किन्हीं को, जैसे क्या हुआ, ट्रिकल डाउन थ्योरी, क्या कहा जाएगा, इसे ट्रिकल डाउन थ्योरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा, इसे क्या कहा जाएगा, ट्रिकल, ठीक है ना, ट्रिकल डाउन थ्योरी कहा जाता है इसे। तो समझ लो, जनता के बहुत बड़े समर्थकों, जनता के बहुत बड़ी भीड़ ने क्या किया, कुछ लोगों को भेजा। क्या किया, हमारी सरकार ऐसे ही है, कुछ लोगों को भेजा। अब इन लोगों ने एक को चुना, हालांकि ये चुनाव तो प्रत्यक्ष है। क्या है बेटा, ये प्रत्यक्ष है, इसे जनता ने चुना है, लेकिन जनता ने जिसे चुना है भरोसा है ना, वो तो भरोसा करके दे रहे हैं, उन्हें भरोसा है अपने चुने हुए उस पर, सदस्य पर। अब ये सदस्य क्या करेंगे, ये सदस्य अपने से बीच, राष्ट्रपति नहीं, अपने से बीच किसी को चुनेंगे, वह क्या होता है, यही कहला जाता है अप्रत्यक्ष। इन्हें जनता नहीं चुन रही है, जनता के द्वारा चुने गए सदस्य उनका चुनाव कर रहे हैं। हालांकि ये लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। क्या है बेटा, अप्रत्यक्ष चुनाव है, लेकिन देखा जाए तो वही हो रहा है। अगर मैं जिस पे भरोसा कर रहा हूं, वो जो भी आदमी करेगा वो हमारे लिए अच्छा करेगा। तो क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। क्या है बेटा, अप्रत्यक्ष चुनाव है। आइए समझते हैं अब। तो हमारे लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, 530 सदस्य प्रत्यक्ष तरीके से चुन के जाते हैं राज्यों से, और 20
संघीय राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों से, संघीय क्षेत्रों से चुन के जाते हैं। कितने लोग? 20 लोग। कितने लोग बेटा? 20 लोग। और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 2 किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा 2 लोग मनोनीत किए जाते हैं। ये 2 लोग कौन है? आंग्ल भारतीय। क्या है बेटा? ये दोनों आंग्ल भारतीय हैं। आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और ये आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा जो चुने गए वास्तव में है कौन? आंग्ल भारतीय। क्या है आंग्ल भारतीय? आंग्ल भारतीय मतलब पिता इनका कौन होगा? इनका पिता यूरोपीय होगा। क्या होगा? यूरोपीय कंपनियों का आगमन सुने हो? यूरोपीय पिता होता है और माता भारतीय होती है। माता क्या होती है? मतलब कि कोई ऐसा संतान जिसका पिता यूरोपीय हो। यूरोपीय मतलब डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज, यही थे ना, पुर्तगाल। यूरोपीय है और माता भारतीय है। मतलब माता के गर्भ से पैदा है, लेकिन उनका पिता कौन है? कोई यूरोपीय देश का था, तो वह से आंग्ल भारतीय कहा जाएगा। मतलब हमारे देश का संविधान देखो, एक एक को मौका देता है, एक एक के अधिकार को लोग उठाने का काम कर रहे हैं, एक एक की मांग को संसद तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। दुर्भाग्य है हमारे संविधान ने इतने व्यवस्थित तरीके से ढांचा तैयार किया है, लेकिन संसद में बैठ के लोग चर्चा परिचर्चा ऐसे ही करते हैं। संसद में बैठ के लोग जनता की आम समस्याओं को उठाने के लिए जनता ने उन्हें चुना है। ऐसा समय देना है कि जाएं और जनता की आम समस्याओं को उठाएं, देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं और संसद में कानून लाएं कि जनता की सुरक्षा और उनके विकास का एक मंच तैयार हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कितना हो रहा है हम देख रहे हैं। आइए अब और बातें करते हैं। ये 2 आंग्ल भारतीय हैं बेटा। आंग्ल भारतीय मतलब एक भी व्यक्ति न छूटे। हम तो सबको चुन ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम लोग, हमारे देश में आंग्ल भारतीयों को न चुना जाए, तो राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय चुन दिया जाता है। 2 आंग्ल भारतीय जाएंगे जो ये जाने कि अगर मेरा पिता बाहरी है तो मेरी माता यहाँ है, यानी कि मैं यहीं का हूं और मैं जनता के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा। क्या करूंगा? अपने लोगों की आवाज उठाऊंगा। अब कुछ बातें और समझ लीजिएगा। 2 आंग्ल भारतीय समझ में आ गया। 30 लोग राज्यों द्वारा निर्वाचित होंगे, 20 लोग केंद्र शासित राज्यों द्वारा निर्वाचित होकर जाएंगे, जनता चुन के भेजेगी, और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। मतलब राष्ट्रपति इनका नाम लिख के देंगे कि ये लोग 2 आंग्ल भारतीय हैं जो लोकसभा में बैठेंगे। अब आ जाओ, आयु कितना होता है लोकसभा सदस्यों का? आयु कितने साल के होंगे तभी वो लोग लोकसभा की सीधे लड़ सकते हैं? 25 वर्ष या उससे अधिक। कार्यकाल कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 साल। कितना होता है बेटा? याद रखना, सारे चीजों का कार्यकाल 5 साल है, बस 2 चीजों को छोड़कर, एक राज्यसभा और एक विधान परिषद। ठीक है ना? ये लोग 6 साल के लिए होते हैं। संचालक कौन करता है? तो संचालन इसका लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्टी के लोग अपने ही बीच से एक स्पीकर चुनते हैं, उसे क्या बना दिया जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब आप मुझे कल बताएंगे कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रपति सबको पता है, राष्ट्रपति का नाम क्या है? प्रधानमंत्री का नाम क्या है? विपक्ष के नेता का नाम क्या है? विपक्ष के नेता का नाम क्या है? श्री राहुल गांधी भाई। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष कौन है ये मुझे कल बताओगे। अब आते हैं राज्यसभा पर। राज्यसभा को आप ये याद रखना, इसे निम्न सदन कहा जाता है। ये प्रश्न आता है, लोकसभा किस प्रकार का सदन है? लेकिन महंगे काम यही होते हैं, याद रखना, मेन काम यही होते हैं, हालांकि इसे निम्न कहा जा रहा है। अब आते हैं राज्यसभा, इसे उच्च सदन कहा जाता है। क्या सदन कहा जाता है? बस ट्रिक याद कर लेना, उच्च सदन क्यों? यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठते हैं। उच्च मतलब हमारे यहाँ बुजुर्गों को अधिक सम्मान दिया जाता है ना। बुजुर्ग क्यों? देखो यहाँ पर कितने वर्ष के लोग होते हैं? यहाँ जवान लोग जाते हैं 25 साल, हट्टे कट्टे, हमसे भी कम। मतलब अब हम 30 साल को हो गए, अब हम राज्यसभा के लिए चुने जा सकते हैं। आते हैं बेटा, राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, यह एक अस्थायी सदन है। कारण क्या है? लास्ट में चर्चा करेंगे। अब आ जाओ, सदस्य कितने हैं? तो इसके सदस्य अनुच्छेद 80 में वर्णित है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा? 250 होनी चाहिए। वर्तमान में राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से जो भी सदस्य चुने गए, उनके द्वारा मनोनीत सदस्य, उनके द्वारा चुने गए सदस्य कितने हैं? 238 और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है। यहां डायरेक्ट चुनाव नहीं किया गया है 238 का। यह कौन चुना गया है? जनता ने जिन सदस्यों को चुना है, उन लोगों ने इन लोगों को चुना है। जैसे यहां बताया ना, ट्रिकल डाउन थ्योरी, जनता ने इनको चुना और इन्होंने किसी और को चुना, तो यहां पर इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। ये 238 लोग जनता के द्वारा नहीं, जनता द्वारा चुने गए सदस्य इनका चुनाव करते हैं। समझ में आ गया?
समझा गया ना? इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट। क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन, चुनाव। अब आते हैं 12 क्या है विधानसभा, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है। और राष्ट्रपति के द्वारा ये जो मनोनीत है वह विभिन्न प्रकार के कला संस्कृति के क्षेत्रों से आते हैं। क्या बेटा? विभिन्न प्रकार के कला संस्कृति के क्षेत्रों से आते हैं। कोई कला से आता है, साहित्य से आता है, सेवा से आता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, छोटी मोटी नहीं। यहां आम जनता की आवाज तो उठाई ही जाएगी, लेकिन देश के विकास की भी आवाज उठाई जाएगी। यहां पढ़े लिखे लोग भी आते, बहुत पढ़े पढ़े लोग आते हैं। हालांकि आज की भारत की दुनिया, आज की दुनिया में हर कोई पढ़ा है, ठीक है। तो आइए, आयु कितना होता है? इसी ट्रिक से डाल देना। ये 30 साल है, वो 25 साल है, तो जवान कौन? तो 25 को निम्न डाल देना। जवान लोग नीचे रहेंगे, बुजुर्ग लोग बड़ी कुर्सी पे। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका संचालक अनुच्छेद 89 के द्वारा इसका संचालन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और आप मुझे बताएंगे कि उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ठीक है, अब आ जाओ, अब बताते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है बेटा, उसका कार्यकाल। और हर कोई, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तुम्हारे गांव का ग्राम प्रधान ही हो, सभी लोग 5 ही साल के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और ये एक अस्थाई सदन है, अस्थाई, ठीक है ना? तो अस्थाई सदन क्यों है? क्योंकि इसमें 1/3 सदस्य 2 साल बाद छुट्टी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? और फिर से 1/3 सदस्य अंदर आ जाते हैं। किसके द्वारा चुन के? लोकसभा सदस्यों द्वारा चुन के। उन सदस्यों के द्वारा चुन के उन्हें राज्यसभा में भेज दिया जाता है। 1/3 सदस्य, मतलब 100 अगर हैं तो 33 लोग क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे 2 साल बाद। फिर 33 लोग अंदर आ जाएंगे, मतलब 250 का 250 सीट परमानेंट है, ठीक है ना? फिर अगला साल आएगा, 33 लोग बाहर हो जाएंगे, 33 लोग अंदर हो जाएंगे। फिर अगला साल आएगा, 33 लोग बाहर, 33 लोग अंदर। मतलब क्या हो गया? एक आदमी जब पहली बार आया तो वह कितनी बार बैठा? 3 साल। कितना बार बैठा? 3 बार बैठा। और 3 बार बैठा तो तुम्हें बता दिया 2 साल में चेंज होते हैं। कितने साल में चेंज होते हैं? तो एक आदमी अगर 3 बार बैठ रहा है तो यानी कि वह 6 साल तक राज्यसभा में अपनी कुर्सी पर बैठा है। तो इसीलिए राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का है। और 6 साल में क्या होता है? हर 2 साल पर क्या? हर 1/3 सदस्य हर 2 साल पर क्या होते हैं? अवकाश ले लेते हैं, हट जाते हैं, और उनकी जगह पे नए 33 लोग आ जाते हैं। तो इसीलिए यह हमेशा, यह सदन कभी खत्म नहीं होता, भंग नहीं होता, यह हमेशा चलता ही रहता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितने हैं? 12। और लोकसभा में मनोनीत सदस्य कितने हैं? जिन्हें आंग्ल भारतीय कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा में आंग्ल भारतीय हैं, और राज्यसभा में लोक साहित्य सेवा के क्षेत्र से आने वाले 12 लोग हैं। कोई दिक्कत? नोट बेटा। अब हम लोग देखते हैं व्यवस्थापिका, जो राज्यों में जो व्यवस्थापिका है उनमें कौन कौन काम करता है। तो राज्य में देखिए सेम ऐसे ही ट्रिकल डाउन थ्री द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। फिर जो निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग भी उनको अपने आगे उच्च सदन में भेजेंगे, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं राज्य में जो कानून बनाने का जिसको अधिकार है वो कौन है? विधानमंडल। विधानमंडल के भी अगर देखें तो कितने अंग हैं? सेम ऐसे ही 2 ही अंग माना जाए, लेकिन हम तीसरा क्यों ले रहे हैं? अंतिम हस्ताक्षर कौन करेगा? राज्यपाल। क्योंकि देखो, देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। और राज्य का प्रथम नागरिक कौन है? राज्यपाल। तो याद रखना, यह पूछा जाता है देश का प्रथम नागरिक कौन है? देश का कहो या केंद्र का कहो। और राज्य का प्रथम नागरिक कौन है? राज्यपाल। और उसके बाद जिला का प्रथम नागरिक कौन है? डीएम। जिला का प्रथम नागरिक जिला। अब मेयर क्या होता है? नगर पालिका अध्यक्ष, ठीक है। आइए देखते हैं। तो राज्य में ये समझ लीजिए बेटा, राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में सारे काम अंतिम रूप लिए जाते हैं, और राज्यों में सभी कामों का अंतिम रूप कौन करेगा? राज्यपाल की सहमति के बिना कोई काम नहीं होता है। यही राज्यपाल जो हैं यह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति के उनकी सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। इसे कहा जाता है केंद्र का एजेंट। क्या कहा गया है? यह केंद्र का एजेंट है। हमारे संविधान में राज्यपाल को इसलिए रखा गया क्योंकि राज्यपाल, कोई भी राज्य अगर हम केंद्र से अलग होकर कुछ काम करना, क्योंकि शक्तियां सबको मिली हैं,
कुछ मामलों में राज्यों को ज्यादा शक्तियां मिली हैं। तो कहीं ऐसा हो कि कोई राज्य केंद्र के बिना बताए कुछ काम कर रहा है, तो अंततः वो काम किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। और राज्यपाल इसीलिए नियुक्त किया गया है कि वह केंद्र में बैठी सरकार को या राष्ट्रपति के संज्ञान में बात लाए। तो केंद्र सरकार, केंद्र में जो सरकार बनती है, उनके कहने पर या उनके परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति राज्यों में की जाती है और राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। यही राज्यपाल, यही कारण है कि राज्यपाल के ऊपर बहुत अंगुली उठाई जाती है। राज्यपाल को कहा जाता है केंद्र का एजेंट, लेकिन वास्तव में अगर आपसे पूछा जाए क्या राज्यपाल को केंद्र का एजेंट कहना उचित है? नहीं साहब, क्योंकि हमारा संविधान का पहला अक्षर ही यह है कि राज्यों का संघ है। अगर राज्य अपनी मनमानी करने लगेंगे, केंद्र को बिना बताए हुए ऐसा काम करने लगेंगे, तो हमारा देश क्या हो सकता है? अखंडता इसकी भंग हो सकती है, यह खंडों में बंट जाएगा। इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति हमारे देश की अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक। अगर राज्यपाल नहीं होगा तो फिर राज्य अंदर ही अंदर क्या कर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो राज्यपाल क्या हो जाएगा? यहां पर एक इक्का साबित होता है। क्या साबित होते हैं? इक्का साबित होते हैं। हमारे देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए राज्यपाल अहम रोल निभाते हैं। और राज्यपाल किनके द्वारा चुने गए हैं? केंद्र के द्वारा। इसीलिए केंद्र के द्वारा चुने गए हैं। जैसे जिला में देखो, एसडीएम राज्य सरकारें बनाती हैं, लेकिन जिला का प्रथम नागरिक डीएम केंद्र के द्वारा बनाए गए परीक्षा, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्र का आदमी है ये। ठीक है, तो समझ में आया? कोई भी स्थानीय जो भी प्रशासक लोग हैं वो कुछ भी काम करें और राज्य सरकार के उस पे काम करते हो, ठीक है, लेकिन मेन आदमी कहां से हैंडल होता है? कहां से हैंडल होता है? केंद्र से हैंडल होता है। इसीलिए न राज्य देश से अलग हो सकता है और न जिला राज्य या देश से अलग हो सकता है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था जिसने भी ये बनाया है हमारे संविधान में, बहुत सोच समझ के बनाया है। वो रिपोर्टिंग किसको करेंगे? तुम उनको बताने जाओगे, वो उनको बता देंगे। तो मध्यस्थता का काम करते हैं। क्या काम करते हैं बेटा? और जहां मध्यस्थता रहेगी वहां झगड़े, जैसे दो पक्ष झगड़ा करते हैं तो लोग क्या होता है कि आओ सल्टा देते हैं, मामला बैठ के मामला सल्टा देते हैं। तो ये राज्यपाल हो गए, डीएम हो गए, प्रथम नागरिक क्या काम करते हैं? मध्यस्थता का काम करते हैं। इन्हें सकारात्मकता की दृष्टि से देखा जाए, ये हमारी देश की अखंडता में अहम रोल निभाते हैं। समझ में आ गया? अब आइए हम बात करते हैं। तो ऐसे याद कर लेना, जैसे वहां पे था लोकसभा में 25 साल चाहिए, विधानसभा में 30 साल की उम्र चाहिए और राष्ट्रपति के लिए 35 साल चाहिए। इसी तरह राज्य में आ जाओ, विधानसभा में 25 साल, विधान परिषद में 30 साल और राज्यपाल के लिए कितनी उम्र चाहिए? 35 साल। अब आते हैं हम लोग व्यवस्थापिका, कानून बनाने का काम जो राज्य में करते हैं, सेम वैसे ही है, कुछ सीटों का बस अंतर है, बस समझ लीजिए। विधानसभा इसे भी निम्न सदन कहते हैं, यह एक अस्थायी सदन है। ये समय के अनुसार जैसे लोकसभा होता है सेम ऐसे ही होता है। सदस्य किसी भी राज्य में देखो निर्वाचित होता है, किसी भी राज्य में लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आपसे तो उत्तर प्रदेश पूछेगा ना, उत्तर प्रदेश एनएमएस की परीक्षा देनी है ना, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है बेटा? 404 है, जिसमें से बंटवारा हुआ है 403 लोग जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाएंगे और एक लोग आंग्ल भारतीय होंगे। एक कौन होगा? आंग्ल भारतीय होगा। अब आ जाओ, एक आरक्षण की बात करते हैं। हमारे यहाँ 404 सीटों में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। हमारे विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी है? 86। मस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, हमारे विधानसभा में आरक्षित सीट कितनी है? 86। जैसे बोला ना कि महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, इसी तरह हमारे राज्य में विधानसभा के 404 में 86 सीटें क्या है? आरक्षित हैं, जिसमें से 84 लोग एससी, जिसमें 84 लोग, आप लोग जब फॉर्म भरे हैं तो कोई जनरल वाला तो नहीं है, ओबीसी होगा, एससी होगा, एसटी होगा। जैसे आप एसटी हैं और तुम बेटा एससी कैटेगरी से आती हो, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, तो एससी के लोग 84 होंगे। अधिक हो सकते हैं, कम नहीं होंगे इससे। अगर कम हुए तो वो सीट खाली रहेगी, वो सीट क्या रहेगी? खाली रहेगी। और 2 लोग एसटी से चुने जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, हर एक वर्ग की बात उठनी चाहिए, इसीलिए तो रखा गया है, इसीलिए तो रखा गया है। अब देखो आयु सेम 25 वर्ष, कार्यकाल सेम 5 वर्ष, क्योंकि ये क्या है? निम्न सदन है। और इसका संचालन कौन करता है? सॉरी, यहां पे संचालन लोकसभा अध्यक्ष नहीं, कौन करेगा? कौन करेगा? स्पीकर साहब। कौन करेगा? राज्यसभा में सभापति करता है, सॉरी विधानसभा में कौन करता है? विधानसभा का संचालन कौन करता है? सभापति। कौन करता है? आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान राज्य विधानसभा का सभापति कौन है? ठीक है, ठीक है ना? विधानसभा अध्यक्ष, क्या विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? आप मुझे बताएंगे।
विधान परिषद में सभापति होते हैं। और अब आप आइए आगे चलते हैं। तो संचालन कौन करता है ये गूगल कर लीजिएगा नाम, ठीक है ना। अब आइए विधान परिषद, जैसे वहां राज्यसभा था, इसे उच्च सदन कहा जाता है। एक अस्थाई सदन है, क्या है ये, रेगुलर है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कितनी है 100। इन 100 सीटों का बंटवारा देखो बेटा कैसे है, 36 विधानसभा से चुने जाएंगे। जो विधानसभा में थे उसमें से लोग कितने लोग चुन लिए, 36 लोग। 36 अस्थाई स्वशासन, स्थानीय लोग चुन के जाएंगे। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सत्ता जो प्राप्त किए हुए हैं वो लोग 36 सदस्य को चुन के भेजेंगे। मस्ट इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, 8 शिक्षकों द्वारा चुन के भेजे जाएंगे हम लोग, और 8 स्नातक किए हुए जो लोग हैं, स्नातकों द्वारा 8 सदस्य चुन के भेजे जाते हैं, और 12 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए गए। वहां राष्ट्रपति द्वारा था और यहां पे राज्यपाल द्वारा होगा। ये सीटों का बंटवारा एकदम ध्यान रखना। आयु कितना होता है तो 30 साल उच्च सदन है। कार्यकाल कितना होता है 6 साल, ये भंग नहीं होगा। अब आइए अब कुछ बातें कर लेते हैं मस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। हम अपने उत्तर प्रदेश से, देखो बेटा, हमारे उत्तर प्रदेश से आपसे पूछा जाएगा, हमारे उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सीटों में, लोकसभा की कितनी सीट है हमारे उत्तर प्रदेश से, तो लोकसभा की जो सीट है हमारे उत्तर प्रदेश से वो है 80। कितनी है बेटा 80। मतलब कि यहां पर जब लोकसभा का चुनाव होता है ना मोदी जी वाला, तो 80 सीटों पर लोग चुनाव लड़ते हैं। कितनी सीटों पर 80 सीटों पर। लोकसभा सीट 80 सीटें हैं। और तुमने बता दिया था कितनी टोटल थी, 542 थी। कितनी थी 500, वो तो टोटल था ना 500 बाबू जी। चलो बस ये जान लो, लोकसभा में उतनी थी ना, उसमें से 80 सीटें केवल उत्तर प्रदेश की, और सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा हैं। और आ जाओ राज्यसभा, राज्यसभा में कितनी सीट है हमारे उत्तर प्रदेश से, तो 31 सीट। मस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लो, पूछा जाएगा, कोई दिक्कत। अब देख लो और कुछ बातें। देखो केंद्र का विधि अधिकारी कौन होता है, मतलब केंद्र के काम को अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट में बात जाती है तो केंद्र की तरफ से कौन जाएगा, तो सरकार की तरफ से जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, लिख लो। सरकार की तरफ से जाने वाले कौन होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर देश के प्रथम विधि अधिकारी कहे जाते हैं, और इन्हें भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महान्यायवादी। ये भारत का क्या होता है, विधि अधिकारी होता है। क्या होता है, देश का प्रथम विधि अधिकारी है, सरकार का विधि अधिकारी कहा जाता है, लॉ लिख लो, महान्यायवादी। इसकी चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 76 में है। किसमें है बेटा, लिख लो, ये पूछेगा भारत का विधि अधिकारी या केंद्र का विधि अधिकारी कौन है, कहां जाएंगे। मतलब अगर मान लो किसी बात पर चर्चा करनी है, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई बात फंसती है, तो केंद्र सरकार की तरफ से कौन जाएगा अपनी बात रखने, यही भारत के महान न्यायवादी, वकील होते हैं लोग, देखते हो ना, महान न्यायवादी लिख लो। ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी हैं, देश के प्रथम विधि अधिकारी हैं, लॉ। ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, पर बोल सकता है किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में। तो महान्यायवादी, कोई दिक्कत। अब आइए राज्य में, अब आइए राज्य में, राज्य का भी विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। क्या बोला जाता है, महाधिवक्ता। ये राज्य के मामले को कहां, उच्च न्यायालय में, कहां, कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर राज्य से कोई बात हो जाती है तो राज्य के सलाह देने के लिए जज साहब के सामने कौन बात रखेगा सरकार की तरफ से, महाधिवक्ता रखेंगे। नोट कर लीजिए, महाधिवक्ता। योग्यता क्या होगा इनका, ये राज्य का सबसे कानूनी अधिकारी है, मतलब ठीक है ना, लॉ अधिकारी कौन है राज्य का, महाधिवक्ता, और केंद्र का महान्यायवादी, ठीक है ना। इनकी योग्यता क्या होगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। और इनकी भी योग्यता क्या थी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही इनकी योग्यता होगी। लिख लीजिए, हो गया। विधान परिषद अनुच्छेद, विधान परिषद का किसमें वर्णन है, अनुच्छेद 169 में। कोई दिक्कत। तो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, और जिले का प्रथम नागरिक डीएम। और केंद्र का विधि अधिकारी कौन है, महान्यायवादी, और राज्य का विधि अधिकारी महाधिवक्ता। सेम सर्वोच्च न्यायालय के समान उनकी योग्यता होगी, और इनका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इनकी योग्यता होगी। आपसे यह जरूर पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का लोकसभा में कितनी सीटें हैं। जैसे लोकसभा के जब इलेक्शन होता है मोदी जी वाला,
तो उसमें कितने लोग यहां से सीटें जीत सकते हैं? 80 लोग, और सबसे अधिक यहीं से है। और राज्यसभा में 31, अब विधानसभा में 404 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। ये सबका बंटवारा आपसे पूछा जाएगा। लोकसभा की सीटें बता दिए, राज्यसभा की सीटें बता दिए, नोट कर लीजिए। तो एक बात और बता देते हैं थोड़ा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बता दिया था। शपथ ग्रहण राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनका क्या करा जाएगा? ये शपथ ग्रहण लेंगे। कौन? राज्यपाल। लेकिन ये राज्यपाल किसके कहने पे नियुक्त हुए? केंद्र सरकार के द्वारा। इसीलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है? कभी कभी एजेंट कह दिया जाता है। नोट कर लीजिए। तो ये आपका हो गया। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लिख लीजिए, राष्ट्रपति महोदया को कौन दिलाएगा? और सरकारें जो चुनी जाती हैं, प्रधानमंत्री, ये कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, है ना। देखते होंगे कभी भी प्रधानमंत्री अगर कोई बना, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी इधर खड़े हैं, राष्ट्रपति महोदया इधर खड़ी हैं, और राष्ट्रपति महोदया बोल रहे हैं मैं, उसके बाद नरेंद्र बोलते हैं मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बोलते हैं ना। तो यही शपथ दिलवाने का काम राष्ट्रपति कर रहे हैं। किसका? प्रधानमंत्री का। लेकिन राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का, याद दिलाना, मुख्य न्यायाधीश जो सबसे ऊपर बैठा है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है तीसरा सबसे। तो न्यायपालिका में बैठा जो सबसे ऊपर है वो राष्ट्रपति का क्या कराएगा? शपथ दिलवाएगा। और राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है। लिख लो। उच्च न्यायालय की संख्या कितनी थी? बता दिए कितनी थी? उच्च न्यायालय की संख्या 24 कितनी थी? कुछ और लिख लो। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 31 मुख्य न्यायाधीश को लेकर, यानी वैसे जज कितने हैं? 30, और एक मुख्य न्यायाधीश लेकर कितने हो गए? 31। लिख लो। इनका आयु निर्धारित नहीं है, रिटायर 65 वर्ष बाद, ठीक है। तुम लोग ये सब गूगल करने ला। लोकसभा के सभापति कौन है? लोकसभा के सचिव कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष पता ही है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, राज्यपाल। कोई दिक्कत? हाँ, उपराष्ट्रपति को शपथ और त्याग पत्र कौन देता है? जैसे उपराष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति अपना शपथ कौन दिलाता है? उनका शपथ लिख लो, राष्ट्रपति। सबको राष्ट्रपति दिला रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति को कौन दिला रहा है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और त्याग पत्र देना होगा अगर राष्ट्रपति को, तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही। कुछ इसमें जानना नहीं है, बस समझ लो मेन आदमी राज्यपाल है, राष्ट्रपति ना है। और सबसे मेन कौन है भाई? मुख्य न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति देंगे। लिख लो। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। और त्याग पत्र भी किसे देगा? ठीक है, कोई दिक्कत? प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किन्हें देगा? और शपथ कौन दिलाया? राष्ट्रपति। मंत्री परिषद के लोग कौन नीति करेंगे? तो उसे भी होता है, राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है ना। वो मैं बोलते हैं और बाकी लोग क्या अब शुरू हो जाते हैं मैं। और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? राज्यपाल। कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएंगे, ठीक है। नोट कर लें, ये आता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये जान गए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। अब न्यायपालिका की बात, तो न्यायपालिका में कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र में न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय बेटा कहां है? दिल्ली में। कहां है बेटा? दिल्ली में है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है? 31। कितनी है? 31 है। और याद रखना आप, सर्वोच्च न्यायालय बहुत चीज, और इंटरनेशनल कोर्ट कहां है जी? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां है? हेग में। लिख लो, द हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां है? द हेग में है। अब देख लो बेटा, कुछ और महत्वपूर्ण जो होंगे बस शॉर्ट चर्चा कर दे रहे हैं, पूछ सकता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? 52 से। उपराष्ट्रपति 63 से। प्रधानमंत्री और राज्यपाल का संबंध
53 से है। अब एक देख लो, अनुसूचित जनजाति के लिए एक जो अनुच्छेद में किसमें हमारे संविधान में है, तो 338 पूछा गया है। अब आपसे राज्य बहुत सारे आयोगों के भी बारे में पूछा जाता है, तो थोड़ा जान लीजिए। इसको हम लोग उसमें देखेंगे, योजना आयोग। योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी पूछा जाता है। योजना आयोग की शुरुआत लिख लीजिए 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 हमारे भारत की स्वतंत्रता के बाद ही लगभग 1 साल के अंदर ही क्या हुआ, योजना आयोग का शुरुआत हुआ। और बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं आई। पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल के लिए आती थी। आप देख लीजिएगा कितने सारे पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं आती थी। हालांकि ये योजना आयोग बंद हो गया और योजना आयोग लिख लो, योजना आयोग इसकी शुरुआत हुई। यह एक संविधानोत्तर संस्था, मतलब संवैधानिक संस्था नहीं थी। अध्यक्ष कौन था इसका, अध्यक्ष प्रधानमंत्री। कौन था बेटा, तो उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। एक उपाध्यक्ष होते हैं, ये मत जानिए। अब देखिए, इसी योजना आयोग का नाम बदल के जब मोदी जी आए तो योजना आयोग को नाम दे दिया इन्होंने नीति आयोग। क्या नाम दे दिया बेटा, नीति आयोग। 2014 में पूछा जाता है। और इसका स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 यहां बता रहा है, गूगल कर लेना थोड़ा। हम अपने नोट्स में लिखे हैं 2015। कब से शुरुआत हो गया, नीति आयोग, NITI, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका पूरा नाम, नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय नेशनल इंडिया भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है ना। नीति आयोग, NITI, नीति आयोग सेम ऐसे ही था, बस नाम बदल गया। अध्यक्ष कौन रहेगा, प्रधानमंत्री ही रहेगा अध्यक्ष। एक उपाध्यक्ष होंगे, आप लोग सर्च कर लीजिएगा कौन है इस समय, ठीक है ना। अब आ जाओ और भी देख लो। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का कैसे संबंध है, तो अनुच्छेद 280 से। अनुच्छेद 280 पूछ सकता है, लिख लीजिए अनुच्छेद 280। निर्वाचन आयोग, अगला क्या है, निर्वाचन आयोग। आपकी परीक्षा में पूछा है, आप लोग देख लीजिएगा। निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की घोषणा होती है। इसके चुनाव आयुक्त जो हेड होते हैं, आयुक्त, चुनाव आयुक्त कहे जाते हैं। और ये किसके द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। क्या, किसके द्वारा बेटा, यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका पूरा बकायदा वर्णन है, कैसे काम करेगा, क्या अधिकार होगा, लिख लेना। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए बेटा, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और आयु इनका 65 वर्ष होना चाहिए। वेतन कितना होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। अब वर्तमान में कौन है ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अब तो आपसे पूछा जाता है स्वच्छ, हाँ ये चीज हो गई। और स्वच्छ भारत मिशन कब चालू किया गया था, ये भी पूछ लेता है, ठीक है, लिख लो। और हम बताते रहे, लिख लो। डिजिटल इंडिया कब चालू हुआ, 2014, लिख लो। स्वच्छ भारत मिशन ऐसे लिखते जाओ फटाफट। डिजिटल इंडिया कब चालू हुआ बेटा, 2014, लिख लो। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, लिख लो। 2 अक्टूबर 2014 गांधी जी जब आए, 2 अक्टूबर को हुए थे ना, आप प्रधानमंत्री जब मोदी हुए तो 2 अक्टूबर 2014 से क्या हो गया, स्वच्छ भारत मिशन आया है आपकी परीक्षा में, इसीलिए हम लिखवा रहे हैं। देखिए, नीति आयोग का गठन हो गया 1 जनवरी 2015। नीति आयोग, अभी जो नीति आयोग लिखवाए थे, ये नीति आयोग लिखवाए थे ना 1 जनवरी 2015 से। किसके जगह पे, योजना आयोग की जगह पे। योजना आयोग क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाएं चलाता था। अभी चर्चा करेंगे कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी, 12। कितनी थी, अभी चर्चा करेंगे। हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब चालू हुआ, हरियाणा से 2015 जनवरी 2000। सुकन्या योजना, ये आपसे नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए। चलिए आइए, हमारी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, कुछ अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है बेटा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र नहीं जी। उसके लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। कौन, विष्णु शर्मा नहीं, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के गुरु कौन, चाणक्य। लिख लो। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लिख लो।
शहर में 31% लोग रहते हैं, गांव में 63%। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ लिख लो। जीडीपी का क्या मतलब होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको हिंदी में क्या पूछेगा? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है बेटा। जब जीडीपी कहा जाता है ना कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, मतलब हमारे देश में सकल घरेलू उत्पाद, उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ रही है। लिख लो। भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं अब तक? 12। इसी पंचवर्षीय योजना कौन चलाता था? नीति आयोग। कौन? योजना आयोग, जिसे योजना आयोग को बंद करके क्या चला दिया गया 2015 से? नीति आयोग। लिख लो। पंचवर्षीय योजनाएं चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना, अब नीति, जब योजना आयोग की शुरुआत ही 50 से हुई है तो 51 से चालू होगी, ये आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है ना। आइए अगला। कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली है, याद रखना। हाँ लिख लो। नरेगा कब चला है? लिख लो। नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006। लिख लो। तो 2006 में नरेगा कब चला है बेटा? नरेगा 2006 में चला। कब? 2 फरवरी से। आज जिसे 2009 में बदल के नाम इसका हो गया मनरेगा। क्या हो गया बेटा? ये आपके गांव से जुड़ी हुई बात है, इसीलिए पूछा भी है परीक्षा में। लिख लो मनरेगा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। 100 दिन का काम मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में। हाँ लिख लो। आरटीई निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, राइट टू एजुकेशन 2009। लिख लो बेटा। अब बताया था मैं, 86वें संविधान संशोधन से हुआ था ना। 2009 में आया था क्या? राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। और 2010 में पूरे देश में लागू हो गया 1 अप्रैल 2010 से। अब आया कब था? 2009। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। जब से हमारा सत्र चालू होता है लागू हो गया। सर्व शिक्षा अभियान लिख लो। सर्व शिक्षा अभियान SAS 2000 से लेके 2001। कब आया था? 2001। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम MDM 2005। सॉरी 2005 में 1995। कब आया बेटा? 1995। ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया? 2009। जननी सुरक्षा आपकी किताब में दिया है, उसी से नोट किए हैं, लिख लीजिए। 2003-4 जननी सुरक्षा योजना। वंदे मातरम योजना 2004। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। मेक इन इंडिया कब आया था? 25 सितंबर 2014। ठीक है। ये आपसे इतना पूछेगा, आप लोग बता देंगे। अब हम अगली कक्षा में स्थानीय सरकार के बारे में जानेंगे और कुछ विशेष कुछ संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये सभी जो दिए गए हैं, विश्व युद्ध के बारे में थोड़ी बहुत जान लेंगे अगले क्लास में।